डियर स्टूडेंट्स, पिछले लास्ट टर्न पर हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया था, फॉर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, कैसे वो अपना फूड बनाते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इन प्लांट्स न्यूट्रिशन फॉर न्यूट्रिशन फूड इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ही फूड बनता है। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ एक वर्ड है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपरेशन या टू मैन्युफैक्चर। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, सिंथेसिस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। इसका डिटेल डिफिनीशन देखते हैं। Formation of food with the help of carbon dioxide and water in presence of light and chlorophyll is known as photosynthesis. Formation of food with the help of carbon dioxide and water in presence of light and chlorophyll is known as photosynthesis. photosynthesis क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फूड फॉर्मेशन करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के ग्लूकोज बनाते हैं, किसकी मदद से, किसके प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है जो एज ए बाई प्रोडक्ट है। मतलब कि ग्रीन प्लांट्स का मेन एम फूड फॉर्मेशन है, ना कि ऑक्सीजन का बनाना। ये बाई चांस है कि ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही कीमती है, इसके बिना हम लोग जी नहीं सकते। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दो फेज में कंप्लीट होती है, एक लाइट फेज और दूसरा डार्क फेज। लाइट फेज लाइट डिपेंडेंट फेज होती है, मतलब इसमें लाइट की आवश्यकता होती है, इसीलिए लाइट फेज कहा गया। इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हिल ने की, तो इसीलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इसको फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, फोटो मीन्स लाइट। ये फेज क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में चलती है। This phase occurs in grana of chloroplast. ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। क्लोरोप्लास्ट एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। आउटर लेयर को आउटर मेम्ब्रेन और इनर लेयर को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों लेयर के बीच का जो स्पेस है उसको कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ये अंदर की तरफ एक हॉलो स्पेस रहता है, एक एम्प्टी स्पेस रहता है। इस स्पेस में एक लिक्विड भरा रहता है जिसको स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में बहुत सारे पतले पतले फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको थालाक्वाइड कहते हैं। ये थालाक्वाइड अगर अकेली होती है, सिंगल होती है, तो इसको स्ट्रोमल थालाक्वाइड कहते हैं। और अगर ये एक के ऊपर एक ढेर बनाती चली जाती है, एक सिक्कों के ढेर के समान पाई जाती है, उसको ग्रैनम कहते हैं। और एक लैमिली को, एक पार्ट को हम कहेंगे ग्रैनल थालाक्वाइड, और इस पूरे ढेर को कहेंगे ग्रैनम। सिंगुलर ग्रैनम है और प्लूरल ग्रैना है। इसी ग्रैनम में क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दो शब्द आता है, एक क्लोरोप्लास्ट आता है और एक क्लोरोफिल आता है। फिर से ध्यान देते हैं,
ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट, ये क्लोरोफिल पिगमेंट किसी भी प्लांट के लिए ग्रीन प्लांट को लीव्स को ग्रीन कलर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि पत्तियां हरी क्यों होती है, तो इस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ पाई जाती हैं? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में पाई जाती है? ग्रैनम में पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है? इस ग्रैनम में चलती है। कहाँ पर चलती है? इस ग्रैनम में, इस पार्ट में चलती है, ग्रैनम में। और डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है? इस पार्ट में चलता है, स्ट्रोमा में, लिक्विड पार्ट में, ठीक है। तो लिक्विड पार्ट में डार्क रिएक्शन चलता है, लाइट रिएक्शन ग्रैनम में चलती है। तो फिर से ध्यान देते हैं कि लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इस फेज में सोलर एनर्जी कन्वर्ट की जाती है बायोकेमिकल एनर्जी में। किस एनर्जी में? बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो ग्रीन कलर होते हैं, ये ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब एक्साइट हो जाते हैं तब फिर इसके बाद ये अपने ऑर्बिट से निकल जाते हैं और फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तब उस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और ATP प्लस NADPH प्लस H+ का फॉर्मेशन होता है। ATP बनती है और NADPH प्लस H+ का फॉर्मेशन होता है। दोनों ही एनर्जी के रूप हैं। इन दोनों को कहते हैं मिला करके एसिमिलेटरी पावर। तो मतलब क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है लाइट रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन एक बायोसिंथेटिक फेज है और ये फेज क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलता है। स्ट्रोमा, जो लिक्विड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होता है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इस फेज में लाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इस फेज को डार्क फेज कहा गया है। क्या कहा है? देयर इज नो नीड ऑफ लाइट। इस फेज में लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि अंधेरे में चलता है, ये लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसको डार्क फेज कहा गया है। इस फेज में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाती है और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वही एनर्जी जो लाइट रिएक्शन के दौरान बनती है, ATP और NADPH प्लस H+ का जो निर्माण होता है, वो इस फेज में ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज को, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में। तो इस तरीके से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ATP मॉलिक्यूल्स और 12 NADPH प्लस H+ की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से पूरे ओवरऑल रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? 6CO2 प्लस 12H2O in presence of light and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। तो ये एक कंप्लीट एक बैलेंस इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर ये जो सिंबल यूज़ किया गया है, ये सिंबल इंक्रीज का है और ये सिंबल डिक्रीज का है। ये डिक्रीज का सिंबल है और ये इंक्रीज का सिंबल है। ये ऐसा, ये और ये जो PHS लिखा गया है, इसको PHS इसलिए लिखा गया है, फोटोसिंथेसिस इसको कहते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ है ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, इसको हम लोग बस कर यहाँ पर समझने के लिए ऐसा सिंबल यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग जल्दी जल्दी नोट्स को लिख सकें और समझ सकें, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की दर को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं? जैसे लाइट,
तो वो सारे फैक्टर्स है जो इसके इक्वेशन में दिख रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे वाटर है, लाइट है, क्लोरोफिल है, ग्लूकोज है, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अगर जैसे अमाउंट ऑफ लाइट इंक्रीजेज तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर जाएगी। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज तो ठीक है, अमाउंट ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इंक्रीजेज तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज कर जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीज, हाँ वाटर जो होता है ये वाटर इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। अगर सॉइल में वाटर की कमी हो गई है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा। ग्लूकोज, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज कर जाता है, जैसे उसका कंजम्पशन अगर कम हो गया है, इसकी सिंथेसिस जैसे रिएक्शन के दौरान ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा बन गया है और इसका कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉफ्स स्टडी किया डिटेल में। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को भी हम लोगों ने रिवाइज किया, जो पिछले साल हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो आज हम लोगों ने डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के 2 फेजेस पढ़े, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस पढ़ा। थैंक यू।